जो है ना मेमोरी में कैसे उसका फर्क पड़ता है, यस उसको सर। डायग्राम बना के दिखा देते हैं, तब वो जो है ना वो समझ में आ जाएगा। इंटरनली दोनों के रनिंग होने में जो है ना अंतर है। इंटरनली जो है दोनों अलग अलग तरीके से काम करता है। तो रिकर्सन जो हो मतलब वो क्या होता है कि मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, और लूपिंग वाला जो है मेमोरी कम कंज्यूम करता है। इसीलिए रिकर्सन को जनरली आदमी अवॉइड करता है कि उसको नहीं यूज़ करना है। उसको तभी यूज़ करना है कि ऐसा कोई लॉजिक है, जिस लॉजिक को लूप से रिप्रेजेंट करना काफ़ी कम्प्लेक्स काम अगर है, तब उस केस में रिकर्सन यूज़ कर लेना है। अदरवाइज रिकर्सन को अवॉइड ही करना चाहिए। जी। देखो क्या होता है ना कि मेमोरी जो है ना जितना कंज्यूम करना चाहता है, क्योंकि जितनी बार फंक्शन कॉल होता है ना उतनी बार उसका नया इंस्टेंस देता है हर फंक्शन का। तो अच्छा। एक्स्ट्रा उसमें मेमोरी उसमें ऑक्यूपाई होता चला जाता है। पहले इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं जो आज वाला जो है ये है रिकर्सन प्रोग्राम डॉट जी। जैसे है कि इवन यूजिंग रिकर्सन, इवन नंबर बिटवीन 5 to 50, प्रिंट इवन कॉल किए। अब यहाँ पे इवन इक्वल टू 6 डिफाइन कर लिए, ठीक है। और फिर इसको प्रिंट किया, फिर 6 इवन प्लस इक्वल टू 2, हाँ ठीक है, 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, बढ़ता चला जाएगा वो। और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक कॉल करना है, नहीं तो फिर कॉल नहीं करना है। ठीक तो है, फर्स्ट क्लास। स्क्रीन शेयर कर दिए हैं। स्क्रीन शेयरिंग जो है शायद नहीं किए हैं, क्या ना नहीं किए हैं, अभी कर लेते हैं। अब दिखा स्क्रीन? हेलो? यस सर। यस सर, अब दिखा। हाँ, उस समय स्क्रीन शेयरिंग नहीं किया हुआ था, इसलिए नहीं दिख रहा था। अच्छा। एक मिनट, इसको हटाओ। हम्म, ये प्रोग्राम दिख रहा है सबको? यस सर। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें कहीं भी लूपिंग स्टेटमेंट नहीं है। अब फिर भी ये क्या है कि 5 से लेकर 50 के बीच में जितना भी ये होगा, इवन नंबर होगा, उसको प्रिंट कर देगा विदाउट एनी लूपिंग स्टेटमेंट। यही इसका खासियत है। रिकॉर्डिंग ऑन है सर? रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन। दिवाकर, रिकॉर्डिंग का तो आज हम एक साइट देखे हैं, तुमको दिखाते हैं, एक मिनट रुको। मान लो कि खुद अगर तुमको रिकॉर्डिंग करना है, उसको लोकल सिस्टम पे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो एक साइट यस आज सर। हम भेजे हैं नवीन सर को, रिकॉर्ड स्क्रीन डॉट आई ओ। इसको टेस्ट करना तुम लोग, बड़ी शानदार साइट है ये, रिकॉर्ड स्क्रीन डॉट आई ओ। मतलब अपना रिकॉर्डिंग खुद अगर करना है तो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर कहीं डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही साइट पे जाना है। मोबाइल मोबाइल पे भी? हाँ, तो ये तो ब्राउजर बेस्ड है, कहीं भी काम कर जाएगा ना। यहाँ दिख रहा है ये वाला यस सर। वेबसाइट, इस पे आ रहा है ना बटन, रिकॉर्ड वाला रिकॉर्डिंग बटन, शेयरिंग? रिकॉर्ड स्क्रीन यस डॉट सर। आई। इस पे ये बटन आ रहा है रिकॉर्ड वाला, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है ना रिकॉर्डिंग इसका स्टार्ट हो जाएगा। पूछेगा कि किस तरह का रिकॉर्डिंग करना है, मतलब कैमरा के साथ या केवल स्क्रीन का। अब तुमको जो मन है, मान लो कैमरा के साथ करना है तो तुम्हारा फोटो यहाँ आते रहेगा, और केवल स्क्रीन करना है तो जो तुम्हारा वहाँ जो नहीं आएगा, केवल स्क्रीन आएगा। या फिर स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर लो, और फिर पूरा स्क्रीन तुम्हारा कैप्चर हो जाएगा, तुम्हारा आवाज़ भी कैप्चर हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि उसको तुम डाउनलोड कर लो एज ए फाइल। कोई इस पर लिमिटेशन नहीं है, लंबा से लंबा फाइल भी इस पर ये हो जाता है। ये इसमें मतलब खासियत इसका अभी ये हुआ करके ना देखते कि हैं सर। हाँ, कुछ भी मतलब तुमको ये नहीं करना है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल इसमें करने का चक्कर नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल क्या करना है वो तो काम कर ही जाएगा। जीसीसी फोल्डर बना हुआ होगा ना रिकर्सन प्रोग्राम के अंदर, जीसीसी इवेंट, आ रहा है आउटपुट 6 से लेकर के 50 तक आ गया।
तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। दूसरा था फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो मतलब ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है इसका फैक्टोरियल का, रिकर्सन का जो है ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है। लेकिन ट्रेडिशनली आदमी जो बताता है उसमें क्या होता है कि वो स्टैटिक हम लोग यूज नहीं करते वहाँ पे। नहीं, वहाँ ये करते हैं कि वो अपने आप को कॉल करता है n-1 के लिए, ऐसा कुछ। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें स्टैटिक यूज किया हुआ है। और तीसरा जो है, एक मिनट, ये वाला काम करता है फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जीसीसी फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन a.out इंटर नंबर 4 आ गया 24। देन फिबोनाची सीरीज, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ होगा। इंटर फाइनल टर्म्स, फाइनल टर्म्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखो इसको, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। उसको यहाँ पास किए टर्म्स को, और फिर यहाँ क्या किया कि टर्म 1, टर्म 2 और न्यू टर्म। तो टर्म 1 में भी 1, टर्म 2 में भी 1। अच्छा, 1 से स्टार्ट हो रहा है। इफ टर्म्स, अगर ये टर्म्स है तो प्रिंटफ किए टर्म 1 को। तो पहली बार क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा। नहीं जी, कपड़ा पापा बोले। हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ये दिवाकर का लगता है कि म्यूट हो गया हुआ है। नहीं, आ गया इसको। तो यहाँ पे कंडीशन ये लगा हुआ है कि इफ टर्म्स, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है लगता है इसका मतलब। तो फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है कि टर्म 1 को डिस्प्ले कर दिए, फिर न्यू टर्म निकाले टर्म 1 प्लस टर्म 2 करके। उसके बाद नेक्स्ट टाइम के लिए अभी जो टर्म 2 में है वो टर्म 1 में चला गया, और अभी जो न्यू टर्म में है वो टर्म 2 में चला गया। फिर जनरेट, उसको कॉल किए टर्म -=1 करके। अच्छा, इस टर्म्स को 1 से घटा दिए, फिबोनाची यूजिंग रिकर्सन, जीसीसी फिबोनाची यूजिंग रिकर्सन। इसे 5 करते हैं, 1 1 2 3 5, 2 ठीक तो है। मान लो अगर 1 करते हैं तो केवल आना गया। अच्छा, केवल 0 करते हैं तो ब्लैंक हो गया, और 6 अगर किए तो 6 आ जाएगा। 1 1 2 3 5 8। ठीक है, काम कर रहा है ये भी। देन एक था टेबल यूजिंग रिकर्सन। आई 1 से स्टार्ट हुआ, फिर ये टेबल इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई नम, और जब तक आई का वैल्यू 10 या उससे कम है तब तक उसको प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, मतलब फिर से उसको कॉल करना है, उसमें प्रिंट को डिस्प्ले कर देगा। तो जीसीसी टेबल यूजिंग रिकर्सन आ गया 3 का टेबल। तो ये सारा प्रोग्राम जो है ना, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हो गया ये रिकर्सन का, छोटा छोटा जो है, सब बाद में काम देगा। अभी इसको क्लोज करते हैं। अब उसका जो फोल्डर है दिखता है कि नहीं ऑनलाइन? अवेलेबल तो है। इसका जो मेल आया है आज, उसमें तो था ये सब्जेक्ट लिखा हुआ था, लेकिन सब्जेक्ट में लिखा हुआ था कि टुडे टास्क सॉल्यूशन। होना ये चाहिए ना कि मतलब जो टास्क का जो नेचर है ना, वो उसमें उसके सब्जेक्ट में हेडिंग में होना चाहिए उसका, कि किस नेचर का, जैसे रिकर्सन का है कि स्टैटिक वेरिएबल का है या कोई और भी चीज़ है। क्योंकि ये टुडे जो है ना तो कॉमन टर्म हो गया नहीं है। जैसे मान लो इसमें सब प्रोग्राम में स्टैटिक लगा हुआ है, स्टैटिक फैक्टोरियल, स्टैटिक इवेंट, स्टैटिक फिबोनाची, स्टैटिक टेबल। तो मेल का जो हेडिंग होना चाहिए था वो होना चाहिए कि स्टैटिक प्रोग्राम्स, ऐसा कुछ करके। इससे पहला वाला लेते हैं, मान लो ये स्टैटिक टेबल,
Write a program to display a table of a number using recursive function. I equal to 1, फिर I प्लस प्लस I लेस देन इक्वल टू 10 टेबल नंबर। बढ़िया, ये काम कर जाएगा। तो फोल्डर जो है उसमें जाना होगा, देन टुडे सॉल्यूशन, टुडे टास्क सॉल्यूशन, जीसीसी स्टैटिक अंडरस्कोर टेबल, इंटर द नंबर, जैसे 4 का टेबल आ गया। देन स्टैटिक इवेंट, अच्छा ये 5 to 50 था तो 5 से स्टार्ट किए। अब चेक किए कि i%2 अगर 0 के बराबर है तो उसको प्रिंट करना है, अदरवाइज प्रिंट नहीं करना है। एंड देन i प्लस प्लस, जब i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50 है तब तक उसको कॉल करना है। सो जीसीसी स्टैटिक अंडरस्कोर इवेंट डॉट सी, हम कर रहे हैं फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक फैक्टोरियल। नम जो है 1 से स्टार्ट हुआ है, स्टैटिक नम, फिर नम इक्वल टू नम मल्टीप्लाइड बाय नंबर, नंबर में ये आ जाएगा और फिर उस नंबर को माइनस माइनस करके चलेंगे। जब तक ये 1 से बड़ा है तब तक वो दोबारा कॉल करना है। तो ये 0 होगा तो उसमें नहीं आना है, तो 0 से पहले तक काम करना है, इसलिए नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। स्टैटिक डॉट फैक्टोरियल, स्टैटिक डॉट फैक्टोरियल डॉट सी, इंटर नंबर 3 6। ठीक है, अब लगता है कि समझ में आ रहा है कि कोडिंग फंक्शन कैसे राइट करना है। लास्ट वन जो है वो फिबोनाची का है। फर्स्ट इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वल टू 2 और ये हम लोग का सम हो गया। यहाँ से नंबर पास किए, अच्छा मतलब ये है कि इस फंक्शन में ये हो रहा है ना कि इसका जो फर्स्ट 2 टर्म है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट, वो यही डिस्प्ले हो जा रहा है। तो ये थोड़ा सा काम सही से नहीं करेगा। स्टैटिक फिबोनाची जो है, स्टैटिक अंडरस्कोर फिबोनाची, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम ये 5 प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है, ये एरर नहीं आना चाहिए था, ये वाला सेगमेंटेशन फॉल्ट जो आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में जा रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। फिर से इसको रन कराते हैं, बाई द वे अगर 1 दिए तो ये 1 डिस्प्ले किया, फिर फर्स्ट एलिमेंट इज 1, सेकेंड एलिमेंट इज 2 और उसके बाद ये सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया, इसका मतलब है कि प्रोग्राम सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब कंडीशन जो है इस कंडीशन में प्रॉब्लम है। क्योंकि हो क्या रहा है कि इस कंडीशन के अंदर केवल ये प्रिंटफ है, ये जो है ना इस कंडीशन से बाहर चला गया हुआ है। ऑनलाइन है क्या देव? क्या दिखा तो रहा है? हेलो हेलो, जैसे ये जो लिखा हुआ है, हमको लगता है कि ये दोनों स्टेटमेंट होना चाहिए इसके अंदर। तब वो जो प्रॉब्लम आ रहा है सेगमेंटेशन फॉल्ट वाला वो नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो स्टेटमेंट जो है दोबारा से हम कॉल कर रहे हैं सोफी होने की सीरीज को, ये बार बार कॉल हो रहा था, इसलिए वो मेमोरी डंप हो जा रहा था। तो फिर से कंपाइल करते हैं, अब इसको रन कराओ, आया फर्स्ट एलिमेंट इज 1, सेकेंड एलिमेंट इज 2 एंड देन द 3। मान लो यहाँ करते हैं 4,
तो 1 2 3 5 क्या है कि यहाँ जो लिखा हुआ है ना फर्स्ट एलिमेंट इज 3, इसको डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली परसेंट डी लिखो है बस। अब इसका आउटपुट जो है ना थोड़ा ढंग का आएगा। जैसे फिर से कंपाइल करते हैं, फिर इसको रन कराते हैं। मान लो हमने दिया 4, आ गया 1 2 3 5। अच्छा, ये जो इनपुट जो लेते हैं ना, इनपुट नेक्स्ट लाइन में नहीं लेना चाहिए, इनपुट इसी लाइन में लेना चाहिए, तब ना वो डिस्टिंग्विश होगा। अभी लग रहा है क्या कि 4 जो है ये भी इस सीरीज का ही पार्ट है, तो यहाँ पे स्लैश एन देने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, यहाँ पे एक स्पेस देना चाहिए। अब इसको कंपाइल करते हैं और रन कराते हैं। अब देखो जैसे इस लाइन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू डिस्प्ले, मान लो हमने दिया 5, तो 5 एलिमेंट्स यहाँ डिस्प्ले हो गया, 1 2 3 5 8। अब ये सही है। प्रॉब्लम इसमें कहाँ पे आएगा ना कि अगर हम यहाँ देते हैं 1, फिर भी 1 और 2 दोनों डिस्प्ले कर देगा ये। फिर अगर हम देते हैं 0, फिर भी ये 1 और 2 डिस्प्ले कर देगा। इसको रोकना होगा, इस चीज़ को। और दूसरी बात ये है कि ये जो दो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, ये वाला प्रिंटफ और ये वाला प्रिंटफ, ये दोनों प्रिंटफ जो हमारा है वो फंक्शन से बाहर है, तो वैसा नहीं होना चाहिए था। मतलब इस फंक्शन के अंदर ही सोचना है कि इस दोनों प्रिंटफ को हम कैसे इंटीग्रेट करें, उसको फंक्शन से बाहर ले आने का कोई सेंस नहीं है। तो जनरली क्या होता है ना कि जैसे कि ये वाला जो प्रिंटफ है ये कब काम करना चाहिए, जिस समय फर्स्ट नाम का जो मेरा वेरिएबल है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो वेरिएबल हमारे पास है नंबर नाम का जो वेरिएबल है, इस पर डिपेंड करता है। इसका वैल्यू अगर 1 या उससे ज़्यादा है तब उस केस में इसको डिस्प्ले करना है, और 2 या उससे ज़्यादा अगर है तब उस केस में इसको डिस्प्ले करना है। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों प्रिंटफ यहाँ नहीं होगा, ये दोनों का दोनों प्रिंटफ जो है इस फंक्शन के अंदर इसका पार्ट होना चाहिए, ताकि यहाँ से हम क्या करें, डायरेक्टली फंक्शन कॉल करें और वो फंक्शन अपना पूरा हैंडल करे। यहाँ लॉजिक लाइन सोचना होगा कि इस दोनों प्रिंटफ को कहाँ यूज करना है। इसको चेंज करते देखना एक बार। बाकी ऐसा भी है कि ये प्रोग्राम रन कर रहा है, अभी इसमें कोई एरर नहीं है। एरर बस लॉजिकल एरर है, 0 करने पे भी 1 और 2 डिस्प्ले हो रहा है, और 1 करने पे भी 1 और 2 डिस्प्ले हो रहा है, और 2 करने पे भी 1 और 2 डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको इस प्रिंटफ को ये आवाज लग रहा है क्या? हेलो, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी में से एक प्रोग्राम लेते हैं अभी समझाने के लिए। मान लो ये टेबल वाला प्रोग्राम है लिखा हुआ है, इसको बंद करो। तो इस टेबल वाले प्रोग्राम को दो तरीके से हम लोग बना सकते थे। एक बना सकते हैं यूजिंग रिकर्सन और दूसरा बना सकते हैं विदाउट रिकर्सन। दोनों में इंटरनली क्या डिफरेंस होता है उसको बताना है कि कैसे वो इंटरनली काम करता है। जैसे बाय द वे अभी हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से मेन फोल्डर में प्लेस करते हैं, क्लोज करके फाइल, न्यू फाइल, कंट्रोल एस, तो जो मेन फोल्डर है ना उसमें एक डालते हैं इस प्रोग्राम को, लूप एंड रिकर्सन डॉट सी। और इसका हेडिंग कर देते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लूप एंड रिकर्सन, डिफरेंस बिटवीन लूप एंड रिकर्सन। दो फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें कि लूपिंग यूज करेंगे, और दूसरा फंक्शन यूज करेंगे जहां हम लोग रिकर्सन यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन मान लो है लूपिंग के लिए, टेबल लूप, और दूसरा फंक्शन जो है वो होगा रिकर्सन के लिए। एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं और इसका नाम देते हैं टेबल रिकर्स। रिकर्सन। तो ये वाला जो टेबल है
ये रिकर्सन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये सजेस्ट नहीं किया, ठीक है। और दूसरा एक फंक्शन लिख लेते हैं जिसका नाम देते हैं टेबल लूप। इसमें क्या करना है ना, इसमें स्टैटिक डिफाइन करने का कोई सेंस नहीं है। वही एक आई डिफाइन किए और इस सबको हटा करके यहाँ पे एक लूप लगा देते हैं। फॉर i equal to 1, i less than equal to 10 and i plus plus। और इसके अंदर ये प्रिंटफ आ जाएगा कि प्रिंटफ नंबर मल्टीप्लाइड बाई आई। यहाँ i equal to 1 करने की जरूरत नहीं है। एक बार हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे टेबल लूप को, और दूसरी बार कॉल करेंगे टेबल रिकर्सन को। आउटपुट क्या है कि दोनों में सेम ही आएगा, मतलब एक ही नंबर का टेबल दो बार डिस्प्ले होगा। एक बार डिस्प्ले होगा रिकर्सन लूप के थ्रू और एक बार वो डिस्प्ले होगा रिकर्सन के थ्रू। चलते हैं मेन फोल्डर में, जीसीसी, इसका नाम है लूप एंड रिकर्सन। ये क्या हुआ, लगता है कहीं पे टेबल छूट गया है सिंबल के यहाँ पे। अब इसको रन करते हैं। मान लो यहाँ पे नंबर दिया हमने 5 का टेबल दो बार डिस्प्ले हुआ, एक बार डिस्प्ले हो गया रिकर्सन के थ्रू लूप के थ्रू और एक बार डिस्प्ले हो गया वो रिकर्सन के थ्रू। आउटपुट वाइज दोनों सेम है, लेकिन इंटरनली प्रोग्राम वाइज जो है ना दोनों में डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये कैसे होगा उसको अभी हम इलस्ट्रेट करते हैं यूजिंग एक्सेल सीट, क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे वो काम होता है, मेमोरी के अंदर जो है ना कैसे काम करता है ये। जिस समय ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा ना तो सबसे पहले क्या होगा कि कंट्रोल जाएगा मेन फंक्शन के अंदर। इस फाइल को पहले सेव कर लो, सेव एज एंड दैट फोल्डर। इसका भी नाम वही रखते हैं लूप एंड रिकर्सन, और टाइप इसका हो जाएगा एक्सेल का सीट। तो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा सबसे पहले जो मेमोरी एलोकेट होगा वो मेन के लिए होगा। तो मेन में एक ही वेरिएबल हमारे पास है जिसका नाम नंबर है। तो नॉर्मली ये क्या है कि 2 बाइट जगह कंज्यूम करेगा इस नंबर नाम के वेरिएबल के लिए। उसमें जो भी नंबर यूजर से इनपुट होकर के आएगा वो वहाँ असाइन हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमारा ये कंप्यूटर का जो मेमोरी है ये पूरा एरिया है, ये हो गया कंप्यूटर का मेरा मेमोरी। अब इस मेमोरी में जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ना, प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो एक पहले मेमोरी लोकेट हो गया किसके लिए, मेन फंक्शन के लिए। तो ये जो मेमोरी है ये बीच वाला ये हो गया मेन फंक्शन का। इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम है, एक मिनट, इसका बॉर्डरिंग जो है ना इसको ये ठीक है ऐसे रहने नहीं, इसको केवल आउटर बॉर्डर पर ले करो इसका, तब वो ज़्यादा क्लियर होगा। नो बॉर्डर एंड देन आउटर बॉर्डर। तो ये वाला जो लोकेशन है ये है मेन फंक्शन। अब इस मेन फंक्शन
में एक सिंगल वेरिएबल डिफाइन हो रहा है जिसका नाम नंबर है। बाय द वे मान लो कि वो जो वेरिएबल है वो यहाँ पे है और इसका नाम जो है नंबर है। जो यूजर है सपोज उसने एंट्री किया 4, तो 4 इसमें आ गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, पहले टेबल लूप को कॉल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो मेमोरी एलोकेट होगा वो टेबल लूप के लिए होगा। टेबल लूप में जाना है, वहाँ देखना है क्या हो रहा है। टेबल लूप नाम का जो फंक्शन है ना, इसके पास 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है नंबर नाम का और दूसरा वेरिएबल है आई नाम का। तो इसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होगा टेबल लूप के लिए, उसमें 2 जगह एलोकेट किया जाएगा। एक का नाम नंबर होगा, लेकिन ये जो नंबर होगा ना वो इस वाले नंबर से डिफरेंट होगा, और दूसरे वेरिएबल का नाम हमारा आई होगा। तो बाय द वे जैसे मान लो ये हमारा लोकेशन है जिसको एलोकेट किया गया टेबल लूप के लिए, इसका नाम हम देते हैं टेबल लूप। इसमें 2 वेरिएबल डिफाइन किया जा रहा है। एक वेरिएबल जो है उसका नाम हो रहा है नंबर, और दूसरा कोई वेरिएबल मान लो यहाँ पे है, उसका नाम है आई। इस वेरिएबल का नाम है नंबर और इस वेरिएबल का नाम है आई। जब ये प्रोग्राम फंक्शन कॉल होगा तो उस मोमेंट में क्या होता है कि मेन का जो नंबर है उसका जो वैल्यू है वो इसमें आ जाएगा, क्योंकि हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं बाई वैल्यू। यहाँ ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है ये बाई वैल्यू कॉल हो रहा है, क्योंकि इस वेरिएबल का वैल्यू पास किया जा रहा है। जैसे ये ध्यान देना है कि स्कैनफ नाम का जो फंक्शन है वो जब भी कॉल होता है तो वो बाई एड्रेस कॉल होता है, और प्रिंटफ जो है वो जनरली बाई वैल्यू कॉल होता है। जैसे स्कैनफ में ध्यान दो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्परसैंड नंबर। तो ये बेसिकली क्या है कि दिस इज कॉल बाई एड्रेस। स्कैनफ जो बेस्ट एग्जांपल है कॉल बाई एड्रेस का। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल बाई वैल्यू। सिमिलरली ये जो है ये भी है जो है कॉल बाई वैल्यू है, और प्रिंटफ तो भी कॉल बाई वैल्यू है ही, इसमें भी वैल्यू ही पास कर रहे हैं, कॉल बाई वैल्यू। मतलब प्रिंटफ में हम लोग कोई वेरिएबल नहीं पास कर रहे हैं, एक फिक्स्ड स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग जो जा रहा है वो बाई वैल्यू ही जा रहा है वहाँ। तो स्कैनफ फंक्शन जो है ना हमेशा कॉल होता है कॉल बाई एड्रेस। तो जिस मोमेंट में टेबल लूप कॉल हुआ उस मोमेंट में मेन फंक्शन का जो नंबर है उसका जो वैल्यू है वो टेबल लूप नाम का जो फंक्शन है उसका जो नंबर नाम का वेरिएबल है उसमें आ गया। तो हम लोग यहाँ एज्यूम किए हैं कि इसमें 4 आया होगा, तो यही 4 जो है ना यहाँ भी आ जाएगा। अब इसके बाद फंक्शन के अंदर जो लॉजिक लिखा हुआ है वो एक लूपिंग स्टेटमेंट है। ये क्या करेगा कि आई को पहले 1 से स्टार्ट करेगा, फिर वो उसको चेक करेगा कि 10 से कम है कि नहीं। अगर 10 से कम अगर है तो वो इसको नंबर इंटू आई को डिस्प्ले करेगा, फिर वो आई के वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेगा। तो ये काम जो है ना बार बार करते करते 10 बार होगा। तो ये स्टार्टिंग में आई का वैल्यू 1 होगा, इसके बाद फिर इसका वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगा, फिर इसका फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। ऐसे करते करते ये 10 तक जाएगा और 10 तक जाएगा, लास्ट में आएगा वैल्यू मेरा 10 हो जाएगा। लेकिन वेरिएबल्स का जो काउंटिंग है ना वो 2 ही रहेगा। मतलब एनी टाइम जब तक मेरा कंट्रोल इस फंक्शन के अंदर है तब तक ये 4 बाइट ही जगह कंज्यूम कर रहा है, 2 बाइट इसके लिए और 2 बाइट इसके लिए। ये अलग बात है कि आई का जो वैल्यू है वो बार बार इंक्रीज कर रहा है, आई का वैल्यू बार बार बढ़ते जा रहा है। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहा है, और हर बार ये क्या कर रहा है कि नंबर मीन्स दिस 4 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ दिस आई, दोनों को वो मल्टीप्लाई करके वो डिस्प्ले कर दे रहा है। तो नेचुरली है कि पहली बार ये 4 इंटू 1 डिस्प्ले करेगा, फिर ये 4 इंटू 2 डिस्प्ले करेगा, फिर 4 इंटू 3 डिस्प्ले करेगा एंड सो ऑन। लेकिन टोटल जो कंजम्पशन मेमोरी का है वो कंजम्पशन हमारा फिक्स है। मतलब मेन के केस में ये हमेशा 2 बाइट है और टेबल लूप के केस में ये 4 बाइट है, 2 बाइट इसके लिए और 2 बाइट इसके लिए। अब सिचुएशन डिफरेंट होगा यहाँ पे कि जब हम लोग कॉल कर रहे हैं टेबल रिकर्सन को, तो फर्स्ट टाइम ये टेबल रिकर्सन नाम का जो फंक्शन है ये जब फर्स्ट टाइम जब कॉल होगा इसमें भी 2 ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल है नंबर नाम का और एक वेरिएबल है आई नाम का। लेकिन इस आई का नेचर जो है डिफरेंट है और इस आई का नेचर डिफरेंट है। ये जो आई है दिस इज द पार्ट ऑफ टेबल लूप, और ये जो आई है दिस इज पार्ट ऑफ टेबल रिकर्सन। दूसरी बात यह है कि ये जो आई था ये ऑटोमेटिक वेरिएबल था, ये स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। इसीलिए जितनी बार ये फंक्शन कॉल होता है ना उतनी बार आई हमारा 0 से स्टार्ट होता है, इनिशियलाइज होता है बार बार वो। और यहाँ पे क्या है कि इसका जो इनिशियलाइजेशन का स्टेटमेंट है ये वाला स्टेटमेंट, ये केवल एक ही बार कॉल होता है, ये बार बार ये कॉल नहीं होगी।
केवल पहली बार जब फंक्शन कॉल होगा उस समय ये स्टेटमेंट काम करेगा, और अगली बार से ये स्टेटमेंट कॉल ही नहीं होगा। अगली बार से कंट्रोल डायरेक्ट आ जाएगा इस प्रिंटफ पे और फिर बाकी सारा काम करना शुरू करेगा। तो फर्स्ट टाइम जिस समय हम उसको कॉल कर रहे हैं टेबल रिकर्सन को, उस समय मान लो यहाँ पे एक मेमोरी लोकेट हुआ जिसका नाम दिया गया टेबल रिकर्सन। मान लो ये लोकेशन है टेबल रिकर्सन के लिए, इसका नाम यहाँ लिखते हैं कि टेबल रिकर्सन। तो इसमें भी दो वेरिएबल है, मान लो एक वेरिएबल यहाँ पे है या यहाँ पर है जिसका नाम नंबर है, और दूसरा वेरिएबल मान लो यहाँ पे एलोकेट किया गया मेमोरी के अंदर जिसका नाम आई है। फर्स्ट टाइम इस नंबर में 4 रहेगा, ठीक है, और ये आई हमारा स्टैटिक है, तो पहली बार ये 1 से स्टार्ट होगा। अब ये जो कोड लिखा हुआ ना ये काम करेगा। अब ये क्या कर रहा है कि ये नंबर इंटू आई को डिस्प्ले किया, मतलब पहली बार ये 4 इंटू आई को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद आई का वैल्यू इंक्रीज होकर के 2 हो जाएगा, जो कि आई प्लस प्लस किया हुआ है। तो अब क्या है कि ये जो वैल्यू हमारा 1 है, अब ये 1 बढ़ करके हो गया 2। नेक्स्ट टाइम 2 होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये जो 2 है ना वो लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। तो कंडीशन इज ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहीं ध्यान देना है कि जिस मोमेंट में अभी मेरा कंट्रोल फर्स्ट इंस्टेंस में है ही, दिस इज मतलब ये जो मेरा यहाँ पे है, ये दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस, ये मेरे फंक्शन का पहला इंस्टेंस है। अभी इसमें कंट्रोल अभी है, कंट्रोल यहाँ से वापस नहीं गया है। उसी मोमेंट में क्या हो गया ना कि फिर से ये फंक्शन कॉल हो गया। तो जब तक वो इंस्टेंस बना हुआ है उसी मोमेंट में फिर दूसरा इंस्टेंस भी यहाँ पे क्रिएट हो गया उसी फंक्शन के लिए। इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इसके लिए फिर क्या करते हैं कि फिर से मेमोरी लोकेट करते हैं। अब ये जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ ये सेकेंड इंस्टेंस हुआ इस फंक्शन का, इसका भी नाम होगा टेबल रिकर्सन। तो पैरेलली क्या हो रहा है कि मेमोरी में एक लोकेशन ये है, ये पहला इंस्टेंस है और ये दूसरा इंस्टेंस है। यहाँ इसको लिखते हैं फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट इंस्टेंस, और ये जो हमारा है इस फंक्शन का है सेकेंड इंस्टेंस। तो नेचुरल है कि फिर से एक मेमोरी लोकेट होगा जिसका नाम हमारा जो है नंबर होगा, और इस नंबर में फिर क्या आएगा, फिर से 4 ही आएगा, ठीक है। और फिर से एक मेमोरी लोकेट होगा आई के लिए, आई नाम का वेरिएबल। अब इस आई में ये जो पिछला वैल्यू अपना कैरी करेगा तो नेचुरल है कि इसमें 2 रह जाएगा इसमें, तो ये लास्ट वैल्यू कैरी कर रहा है। यहाँ ये बढ़ने ये किया था कि शुरू में 1 था, बाद में बढ़ के 2 हुआ है, और ये स्टार्टिंग में ही 2 रह जाएगा क्योंकि प्रीवियस वैल्यू को कैरी करता है। और फिर ये जो लिखा हुआ है कोड इसके हिसाब से क्या होगा, फिर अब डिस्प्ले करेगा नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 4 इंटू 2। अब उसके बाद इस आई का वैल्यू बढ़ के 3 जाएगा, मतलब अब यहाँ पे ये जो 2 है अब ये बढ़ के हो जाएगा 3, ठीक है। और 3 होने के बाद फिर ये क्या करेगा, फिर चेक करेगा कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, सो दिस कंडीशन इज ट्रू। अब जब ये कंडीशन ट्रू है तो जब तक मेरा कंट्रोल सेकेंड इंस्टेंस में है ही तभी तक हम क्या कर रहे हैं कि फिर से थर्ड इंस्टेंस के लिए कॉल कर रहे हैं इसको। मीन्स मेमोरी में क्या होगा कि फिर से एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ये तीसरी बार के लिए, थर्ड टाइम के लिए। अब इसका भी जो नाम है वो टेबल रिकर्सन ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है ना कि दिस इज द थर्ड इंस्टेंस। और फिर यहाँ भी एक अलग से वेरिएबल एलोकेट किया जाएगा जिसका नाम नंबर होगा, यहाँ पर इसका नाम है नंबर। इसका वैल्यू फिक्स है, 4 ही रहेगा क्योंकि बार बार उसमें 4 पास कर रहे हैं। और फिर ये जो एक मेमोरी एलोकेट होगा जिसका नाम होगा, मान लो यहाँ एलोकेट हुआ ये आई है, तो आई नाम का जो वेरिएबल हमारा है ये स्टार्टिंग में ये 3 कंटेन करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जब कंट्रोल हमारा जाएगा इसके अंदर तो पहले ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाई आई मीन्स 4 इंटू 3। उसके बाद फिर आई के वैल्यू को 4 कर लेगा, अब 4 करने के बाद फिर वो चेक करेगा कि नाउ दिस 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, दैट मीन्स
कि आफ्टर सम टाइम ये 3 जो है ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फंक्शन का जो है ना 10 इंस्टेंस क्रिएट होगा। एक इंस्टेंस यहाँ, दूसरा इंस्टेंस यहाँ, तीसरा इंस्टेंस यहाँ, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। मतलब जितनी बार हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना उतनी बार नया मेमोरी बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो रहा है ना कि हर बार ये 2 + 2 4 बाइट कंज्यूम कर रहा है। 10 बाइट एक बार में ये 4 बाइट ले रहा है, क्योंकि इसको हम 10 बार कॉल कर रहे हैं तो 10 × 4 40 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करेगा ये जो फंक्शन है। और ये जो फंक्शन हमारा था जो लूपिंग से था ये 4 ही बाइट में काम कर लेगा। तो वो लॉजिक का डिफरेंस है कि यहाँ पे लूपिंग लगा हुआ है और यहाँ पे रिकर्सन लगा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि रिकर्सन जो है वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है और लूपिंग जो है वो कम कंज्यूम करता है, क्योंकि लूपिंग में एक फंक्शन का एक ही इंस्टेंस बनता है। अब उस वेरिएबल के वैल्यू को हम क्या करते हैं कि चेंज कर करके उसको मैनेज कर लेते हैं। और रिकर्सन वाले में क्या है कि फंक्शन का इंस्टेंस ही नया क्रिएट होकर चला जाता है। जब तक वो अपने आप को कॉल करता रहेगा हर बार उस फंक्शन के लिए नया से मेमोरी एलोकेट होगा, हर बार उसके लिए मेमोरी नया सिरे से एलोकेट होगा। तो इस कारण से ये ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करने लगता है, तो प्रोग्राम को ये स्लो कर देगा ये रिकर्सन जो है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसा होता है कि जहाँ पर जो लॉजिक हमारा है उस लॉजिक को रिकर्सन से इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू द लूपिंग स्टेटमेंट। जैसे उसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, एक आता है क्विक सॉर्ट करके, क्विक सॉर्टिंग एक है। तो क्विक सॉर्टिंग का जो लॉजिक है ना उस लॉजिक को अगर लूपिंग से अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और उस लॉजिक को अगर रिकर्सन से इम्प्लीमेंट करोगे तो काफ़ी इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में ही केवल रिकर्सन को यूज़ करना चाहिए जहाँ पे वो लॉजिकली मतलब सिस्टम जो है या सिचुएशन को सिंप्लीफाई कर देता है। अदरवाइज रिकर्सन को अवॉइड ही करना है, लूपिंग से ही काम कर लेना है। इस फाइल को सेव कर, इसका फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं ताकि इसका पेज का जो है ये बाउंड्री वगैरह सही हो जाए। लैंडस्केप करो इसको, अब ज़रा देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा। इसका पहले जो आउटर वाला है ना नो बॉर्डर कर देते हैं, एंड देन अगेन। अच्छा, अब सारा का सारा नो बॉर्डर हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ तक लेकर के और इसको बॉर्डर कर लेंगे। ये जो लोकेशन था यहाँ तक का, ये था हम लोग का मेन का पार्ट था। ये मेन जो है उसको हम लोग इतना मान के चले, ये जो है मेन है। फिर ये था टेबल लूप के लिए, उसके बाद ये है टेबल रिकर्सन का फर्स्ट इंस्टेंस, फिर ये है टेबल रिकर्सन का सेकेंड इंस्टेंस, और लास्टली ये है टेबल रिकर्सन का थर्ड इंस्टेंस। अब सबका बॉर्डर फिर से आ गया। अब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे ये लगता है कि मिसिंग हो चुका है इसका बॉर्डर जो है, इसका टॉप बॉर्डर ऑन करना होगा। टॉप बॉर्डर केवल यहाँ पे, पहले इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब इसको शेयर कर देंगे। जो इंटरनली कैसे काम करता है ये समझना जरूरी है, तब क्या होगा कंसेप्ट बनेगा कि जो कोड हम लिख रहे हैं उस कोड का क्या है, उसका इफेक्ट हो रहा है। आ गया? ठीक है, ये मान लो मेमोरी है, इधर बड़ा छोटा हुआ है। टोटल ये रैम हो गया हमारा, उसके अंदर ये मेन फंक्शन हो गया, उसके अंदर इसमें होता है कि वेरिएबल्स का जो है इसको भी करना होगा ऑन। फिर जैसे यहाँ पे 4 था, ये 4 जो है इसको भी करना होगा ऑन। लाइकवाइज ये 10 है आई के लिए। देन दिस इज 4, ये नंबर वेरिएबल हो गया। 2,
ये वेरिएबल आई हो गया, फिर ये वेरिएबल नंबर है, फिर ये वेरिएबल आई है, ये नंबर है और ये आई है। अब सही है। इसका भी लेफ्ट बॉर्डर, इस सेल का लेफ्ट बॉर्डर ऑन कर लेते हैं, ये वाला। सेव करके इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं एंड देन इस पीडीएफ फाइल को फिर से ओपन करते हैं। अब सही है। अब दिख रहा है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे। जैसे ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन केवल मेन के लिए है। इस मेन वाले लोकेशन में ये एक वेरिएबल है जिसका नाम नंबर है, जिसमें वैल्यू 4 है। फिर ये टेबल लूप नाम का फंक्शन है, उसका ये एरिया हो गया। उसमें ये एक वेरिएबल है नंबर नाम का, दूसरा वेरिएबल है आई नाम का। और ये टेबल रिकर्सन जो है, ये इसका फर्स्ट इंस्टेंस, इसका सेकेंड इंस्टेंस, इसका थर्ड इंस्टेंस, ऐसे करते करते 10 इंस्टेंस तक ये जाएगा, क्योंकि 10 बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यही जो है ना, ये मल्टीपल इंस्टेंस जो बन रहा है फंक्शन का, ये मल्टीपल इंस्टेंस जो है यही मेमोरी को ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि हर बार वेरिएबल नए सिरे से क्रिएट होता है। अब ये अलग बात है कि जो स्टैटिक वेरिएबल है उसमें प्रीवियस वैल्यू कैरी होगा, और जो नॉन स्टैटिक है उसमें प्रीवियस वैल्यू कैरी नहीं होगा। अंतर इतना ही का है, लेकिन बाकी सारा का सारा काम वही हो रहा है। अब इसके पहले हम लोग एक प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं। हमको लगता है कि लास्ट क्लास में वो प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को रन भी कराया था। दोनों का सही था, देवता का भी था और दिवाकर का भी था। उस प्रोग्राम को हम ले आते हैं मेन वाले फोल्डर में ले आते हैं, क्योंकि उसी में कुछ चेंज करना है उस प्रोग्राम में। जैसे इसका है, कौन सा प्रोग्राम था इसका, मेनू बेस्ड एरे, नहीं ये नहीं, ये एक एरे प्रोजेक्ट है, इसमें दो अलग अलग बना हुआ है। मेनू बेस्ड एरे प्रोजेक्ट, हाँ ये भी चल सकता है। मेनू बेस्ड एरे प्रोजेक्ट जो है ना, इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। 1 मिनट, फोल्डर है दिवाकर का मेनू बेस्ड एरे प्रोजेक्ट, नाम इसका था मेन मेनू। काम नहीं कर रहा है। कल हम किसी का टेस्ट किए ना सर, उसके में था क्या, डेल्टा वाले में था क्या, अटैचमेंट 2 करके नहीं है कोई, 4 5 20 2 में एक फाइल था, ये वाला है अटैचमेंट्स 4 5 3 वाले में कौन सा प्रोग्राम है, एरे प्रोजेक्ट है, ये भी चलेगा। तो ये वाला जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम को हम ले चलते हैं पहले मेन वाले फोल्डर में। इसको एक फोल्डर में प्लेस करके, या हो सकता है कि मेन फोल्डर में ऐसा कोई बना हुआ हो भी, मे भी। या इसी को ले चलो, इसका नाम है एरे प्रोजेक्ट। तो इसको पहले रीनेम कर लेते हैं। ये था अटैचमेंट 4 5 3 वाले में था ये, 3 वाले को मूव करते हैं एरे प्रोजेक्ट के नाम से। देन zip -r array project dot zip and then array project star। अब यहाँ क्या करेंगे कि उस प्रोग्राम को यहाँ ले आएंगे
किसी भी डिजिटल प्रणाली के अंदर एरे प्रोजेक्ट डॉट जिप को एड फोल्डर में ले आना है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है एरे प्रोजेक्ट, इसको जरा चेक करें इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये मतलब मॉड्यूल वाइज नहीं था, ये डायरेक्ट था ऐसे ही, लेकिन ये भी काम कर देना चाहिए। ठीक है, ऐड एलिमेंट एट द एंड, ऐड एलिमेंट इन द बिगिनिंग, शो एलिमेंट्स, डिलीट आवर लास्ट एलिमेंट, ये काम करेगा। जैसे मान लो कि फर्स्ट ऑप्शन इसका है, कोई नंबर दिए, फिर सेकेंड ऑप्शन है कोई दूसरा नंबर प्लेस किए, फिर थर्ड ऑप्शन है डिस्प्ले करने का, तो 21 23 डिस्प्ले हो गया। इसी तरह का जो है ना, क्या करना है कि दो प्रोग्राम बनाना है। एक बनाना है स्टैक के नाम से और एक बनाना है क्यू के नाम से। तो जितना एरे वाला प्रोजेक्ट में लोग अभी तक काम कर चुके हैं, ठीक है, उसी को वहाँ यूज़ करना है। बस उसमें क्या करना है कि कंडीशन केवल उसमें पुटअप कर देना है। जैसे स्टैक के केस में उसका जो रेगुलेशन है, रूल एंड रेगुलेशन है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसको फॉलो कराना है। और क्यू के केस में क्या करना है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है। बाकी सब चीज़ जो है वो जो करते में रहेगा। मीन्स काम यही करना है कि एक एरे बनाना है। जैसे स्टैक वाले केस में क्या होगा कि स्टैक नाम का एक एरे बनेगा, उसका अपना एक मैक्सिमम साइज होगा, उससे ज़्यादा एलिमेंट हम उस स्टैक में प्लेस नहीं कर सकते हैं। फिर स्टैक का जो मेनू आएगा उसमें कम से कम उसमें 3 ऑप्शन देंगे। एक ऑप्शन देंगे एलिमेंट्स को पुश करने का, एक ऑप्शन देंगे एलिमेंट को पॉप करने का, और एक ऑप्शन देंगे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने का, और लास्ट ऑप्शन होगा प्रोग्राम से बाहर निकलने का। इंटरनली जो है वो स्टैक कुछ नहीं होगा, वो सिंपल एक हमारा एक एरे होगा। जैसे ही पुश फंक्शन हम जाएंगे या पुश वाले मेनू को कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा कि लिफो का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए उस स्टैक में एलिमेंट्स को ऐड कर देगा। तो लिफो के हिसाब से क्या है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट हमारा इन हो रहा है वो लास्ट में जाना चाहिए, और जो एलिमेंट हमारा आउट हो रहा है वो फर्स्ट से आउट होगा। वो तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का जो रेगुलेशन है उस रेगुलेशन को फॉलो करते हुए और तब उसको इम्प्लीमेंट करना है। इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं। प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है एरे प्रोजेक्ट के नाम से, इसी प्रोग्राम को कस्टमाइज कर लेना है, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाना है। इसका पॉइंट नंबर हो जाएगा 6। पहले उसका जो मेन फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं। हम लोग का फाइल था अभी चल रहा था, वो क्या नाम था उसका, function.txt। आज हो जाएगा मे 5। आठ के बाद 9 हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन of concept of stack and queue using array। एरे का यूज करके क्या करना है, स्टैक और क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिक इसका जो रूल है वो ये है कि स्टैक का जो रूल होता है वो ये है कि लास्ट इन लिफो, इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मेन फीचर ये है कि बोथ द एडिशन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स आर बीइंग done from only one end of the array, that is the last end of the array। तो एलिमेंट को अगर ऐड करना है तो वो भी लास्ट में जाके ऐड होगा, एलिमेंट को अगर डिलीट करना है
तो वो लास्ट से डिलीट होगा। इसमें दो मेथड डिफाइन करना है। पहला जो मेथड हमारा है या जो पहला जो मेनू होगा उसका नाम होगा पुट्स। पुट्स नाम का जो फंक्शन है या मेथड है, ये क्या करेगा, इट विल ऐड एन एलिमेंट टू द लास्ट ऑफ द एरे। और पॉप जो है वो क्या करेगा कि इट विल डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एरे। तो जो भी काम करना है उसके लास्ट से ही करना है, फर्स्ट से नहीं करना है। तो इसके लिए जो प्रोग्राम बनेगा ना, उसका जो मेनू आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, ये स्टैक मेनू। और यहाँ पे चॉइस नंबर 1 इसमें कर देंगे पुश, चॉइस नंबर 2 इसमें कर देंगे पॉप, चॉइस नंबर 3 डिस्प्ले, एंड देन चॉइस नंबर 4 एग्जिट। बस इतना ही बनना है इसमें। देन इंटर चॉइस। अब जैसे मान लो कि जो यूजर है उसने क्या किया कि चॉइस नंबर 1 दिया। चॉइस नंबर जब 1 देगा तो वो उससे पूछेगा, चॉइस नंबर 1 अगर आता है यूजर से तो वो पूछेगा कि इंटर ए नंबर। जो मान लो यूजर उसने क्या किया कि 4 एंट्री किया, फिर दोबारा से अगर चॉइस नंबर अगर 1 आता है, इसके बाद अगर मान लो चॉइस नंबर 3 पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे दिखाएगा कि स्टैक इज, एक ही एलिमेंट है तो केवल 4 डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद जो यूजर है उसने क्या किया कि फिर से चॉइस नंबर 1 उसने ऑप्ट किया, फिर पूछा जा रहा है कि इंटर नंबर। अब बाई द वे उसने दिया 3, तो सबसे पहले 4 आया था, उसके बाद 3 आया, तो 3 भी जो है ना लास्ट में जाएगा। अब जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे स्टैक को, तो पहला नंबर हमारा जो है वो 4 हो जाएगा और दूसरा नंबर जो है वो 3 हो जाएगा। जो 3 हमारा जो है लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो जब भी वो एलिमेंट पुश होगा ना तो हमेशा वो लास्ट से ही होगा, और जब वो डिलीट होगा तब भी लास्ट से डिलीट होगा। तो ये जो हमारा है ये हमारा टॉप एलिमेंट हो गया। इसको ऐसा भी एक मिनट इसमें ऐड कर सकते हैं कि डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स, तो कर देना। 4 नंबर में करना कि डिस्प्ले टॉप एलिमेंट। टॉप एलिमेंट वो होता है जो सबसे लास्ट में ऐड किया जाता है, और ये हो जाएगा फिर 5 नंबर। तो चॉइस नंबर 3 में वो दिखाएगा कि स्टैक इज 4 एंड 3, और जो यूजर है मान लो उसने क्या किया कि उसने लिखा कि चॉइस नंबर 4, तो यहाँ दिखाएगा कि टॉप एलिमेंट इज 3, जबकि इसके इसमें 3 है। और इंटरनली क्या करना है कि एरे को ही यूज़ करना है। एक स्टैक नाम का एरे बना लेना है प्रोग्राम के अंदर, और उस स्टैक नाम के एरे का एक मैक्सिमम साइज फिक्स कर देना है, 1000 2000 जो भी करना है, कि उससे ज़्यादा एलिमेंट हम उसमें प्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे एक वार्निंग आएगा, एरर देगा कि स्टैक इज़ फुल। और मान लो कि स्टैक हमारा अगर खाली है स्टार्टिंग में, उस समय कोई चॉइस नंबर 3 कर लिया, तो वहाँ ये मैसेज दे देगा कि स्टैक इज एम्प्टी, मीन्स अभी स्टैक हमारा खाली है, उसमें कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं रखा हुआ है। तो एरे प्रोजेक्ट वाला जो फाइल है उसी फाइल को चेंज करके एक कन्वर्ट करना है इसमें स्टैक वाले में। इसी से मिलता जुलता दूसरा जो कंसेप्ट है वो है क्यू का। क्यू में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस केस में क्या है ना कि न्यू एलिमेंट इज एडेड टू द लास्ट ऑफ द क्यू, and element is always deleted
from the front of the screen. So every cube is having two ends, front and rear. ठीक है, rear जो है उसको यूज किया जाता है एलिमेंट को ऐड करने के लिए, और फ्रंट को यूज किया जाता है एलिमेंट को डिलीट करने के लिए. Rear end is used to add a new element, and front end is used to delete an existing element. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जो प्रोग्राम बनेगा उसमें क्यू मेनू कर देंगे. इसमें चॉइस नंबर 1 देंगे कि ऐड एलिमेंट, क्या कर देंगे डिलीट एलिमेंट. अब इंटरनली हमको सोचना है कि जिसे हम ऐड कर रहे हैं हम उसको कहाँ ऐड करना है, और डिलीट हमें करना है कहाँ सेलेक्ट करना है. थर्ड ऑप्शन दे सकते हैं कि शो ऑल एलिमेंट्स. चौथा दे सकते हैं कि शो फ्रंट एलिमेंट. पांचवा दे सकते हैं कि शो रियर एलिमेंट. और छठा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एग्जिट के लिए. उसके बाद आ जाएगा कि इंटर चॉइस नंबर. अब इसमें जैसे स्टार्ट जब होगा मान लो जिस समय, उस समय जो यूजर है उसने क्या किया कि चॉइस नंबर पहले 1 दे दिया, या शुरू में ही क्या किया कि 3 कर दिया. तो स्टार्टिंग में कुछ कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ दिखा देंगे कि क्यू इज एम्प्टी. तो क्यू हमारा जो है वो ब्लैंक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है. अब जो यूजर है उसने क्या किया कि चॉइस नंबर उसने क्या किया कि चॉइस नंबर 1 दिया उसने. जब वो 1 चॉइस देगा तो उस केस में पहले उससे पूछेंगे कि इंटर नंबर. बाय द वे इसको हटा देना होगा यहाँ से. जो नंबर यूजर ने एंट्री किया, सपोज वो एंट्री हमारा जो है वो 7 है, फिर चॉइस नंबर 1 देते हैं, तो ये नंबर जो है ना रेयर में चला जाएगा, लास्ट में जाएगा. क्योंकि जब भी एलिमेंट ऐड होगा तो वो पीछे से ऐड होगा, और जो डिलीट होगा वो हमेशा आगे से होगा. फिर चॉइस नंबर 1 में फिर से पूछा गया कि इंटर एन नंबर. मान लो उसने दिया आपने 4, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा आ गया 7, और सेकेंड एलिमेंट जो है वो आ गया वो 4. तो क्या हो गया कि अब 7 चला गया फ्रंट पे, ठीक है, और 4 चला गया रियर पे इस केस में. अब जो यूजर है अगर वो देखना चाहता है कि चॉइस नंबर 4 दैट इज द फ्रंट एलिमेंट, तो यहाँ दिखा देगा क्योंकि फ्रंट इज 7, क्योंकि 7 फ्रंट पे जा चुका है. फिर अगर चॉइस नंबर 5 पे जाता है कि शो रियर एलिमेंट, तो यहाँ पे दिखाएगा वो कि रियर इज 4, क्योंकि 4 लास्ट में आया है तो वो क्या हो गया कि वो सबसे पीछे चला गया. इस कंसेप्ट को जो है ना इम्प्लीमेंट करना है. काम कुछ भी नहीं है, जो एरे प्रोजेक्ट बना हुआ है उसी प्रोजेक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, जो वहाँ पे सारा फंक्शन डिफाइंड है. एलिमेंट को बिगनिंग में ऐड करना, एलिमेंट को लास्ट में ऐड करना, एलिमेंट को बिगनिंग से रिमूव करना, एलिमेंट को लास्ट से रिमूव करना, बस यही इस 4 फंक्शनलिटी को ये करना है उसको कि बैन कर देना है. कि स्टैक के केस में क्या होगा कि चाहे एडिशन हो चाहे डिलीशन हो, दोनों का दोनों जो है वो हमेशा एंड से होगा. क्यू के केस में क्या होगा कि एडिशन हमारा एंड से होगा और डिलीशन जो है वो फ्रंट से होगा. इसको रेस्ट्रिक्ट कर देना है. इसको रेस्ट्रिक्शन कर देने के बाद तो उसी का नाम चेंज हो गया. ये वाला यहाँ ये जो पुश है ये इंटरनली क्या करता है
ये ऐड करता है, यहाँ लिखे ना कि इट विल ऐड एन एलिमेंट टू द लास्ट ऑफ एरे। अब पॉप क्या करेगा कि इट विल डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एरे। मीन्स एरे का जो सबसे अंतिम एलिमेंट है, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया है, वही हमारा टॉप एलिमेंट है। जो भी काम करना है टॉप से ही करना है। नया एलिमेंट आएगा तो वही टॉप हो जाएगा, अगर हटाएंगे तो टॉप को ही हटा देंगे। और यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा ऐड है और ये जो डिलीट है, ठीक है ना, ये ऐड बेसिकली ऐड करेगा टू द एंड, एट द एंड ऑफ द एरे, और ये डिलीट करेगा फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एरे। ठीक है, इसको यहाँ लेते हैं समझाने के लिए, ऐड एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे। और जितनी बार हम लोग ऐड करेंगे उतनी बार उसका टोटल साइज जो है उसको इंक्रीज कर लेंगे। इसको है कि डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एरे। ये चारों चीज ऑलरेडी बना हुआ है, किसी एलिमेंट को स्टार्ट में ऐड करना या किसी एलिमेंट को स्टार्ट से डिलीट करना, फिर किसी एलिमेंट को लास्ट में ऐड करना या किसी एलिमेंट को लास्ट में डिलीट करना, उसी को रेस्ट्रिक्ट करके और उसका नाम चेंज कर देना है। तो दो फोल्डर क्रिएट करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है स्टैक प्रोजेक्ट के नाम से और दूसरा क्रिएट करना है क्यू प्रोजेक्ट के नाम से। स्टैक प्रोजेक्ट वाले में स्टैक का सारा फंक्शन रहेगा और क्यू प्रोजेक्ट वाले में क्यू का सारा फंक्शन होगा। आज जैसे हम बताए हैं वो हेडर फाइल करके उसी हेडर फाइल को यूज़ करना है। इसमें मॉड्यूल वाला सिस्टम यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक जो स्टैक है उसमें छोटा सा प्रोजेक्ट है तो उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स नहीं होगा। उसके अंदर बस 3 फाइल होगा, एक फाइल होगा stack.h, एक फाइल होगा stack.c और एक हम कर सकते हैं कि main.c। फिर वो जो क्यू है, क्यू के अंदर एक q.h, एक q.c और एक main.c। 3 फाइल दोनों के अंदर होगा। जो .h फाइल है उसके अंदर जितना फंक्शंस डिफाइन करेंगे वो सारे फंक्शंस का प्रोटोटाइप होगा। जो stack.c है उसमें उन सारे फंक्शंस का बॉडी होगा, और जो main.c है उसके अंदर उस फंक्शन को कॉल करके और मेनू वगैरह को डिस्प्ले कर देंगे। मेनू वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए अगर चाहो तो उसके लिए फिर से अलग से फंक्शन बना सकते हैं, हालांकि वो रिक्वायर्ड नहीं है, उसको मेन में भी हम चाहे तो यूज कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी चीज़ को जो है ना आज क्या करो, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लो इसको, क्योंकि इसमें कुछ नया इसमें नहीं है, कंसेप्ट वही है, प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन ये क्या हो गया कि ये डीएस का जो कंसेप्ट है समझो कर यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये स्टैक क्यू पे हम लोग आना शुरू कर दिया। आज को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलते हैं। कल के लिए यही 2 टास्क रह जाएगा, स्टैक प्रोजेक्ट और एक क्यू प्रोजेक्ट, बाकी नहीं। और इस फाइल्स को हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना। PDF फाइल भी डाउनलोड कर रहेगा, लूपिंग वाला रिकर्सन वाला, और प्लस ये जो function.txt है इसको भी कर देना। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम में।